बहुत जल्द आ रही है ओनली न्यूज ग्रुप की न्यूज मैगजीन द न्यूज ओशन, जहां आपको मिलेगी हर खबर सच की तह तक। हेलो हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं सब बेहतर होंगे। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो सुबह है, इसलिए गुड मॉर्निंग बोल रहा हूं। और जिस समय आप देखें उस हिसाब से भी आपको नमस्ते, आपका स्वागत है। लगातार देश में किसान आंदोलनरत हैं। मैंने एक क्लास में आपको समझाया कि जो उसमें 3 बिल हैं उनमें क्या अच्छाइयाँ थी, क्या समस्याएं थी। लेकिन अभी फिलहाल एक चर्चा और गर्म हो गई है कि क्या सरकार ने जिस प्रावधान से बिल को पास करवाया, जो फार्म बिल है, उसकी संवैधानिकता में कोई समस्या है क्या? क्या सुप्रीम कोर्ट में जाकर के वो बिल खारिज हो जाएगा, या उसमें ऐसे कौन से प्रावधान है जहां पर ऐसा लगता है कि सरकार ने कुछ चीटिंग की है, कुछ बदमाशियां की है? तो इस क्लास में समझेंगे कि किसान बिल में ऐसी कौन सी बात है जिस पर सुप्रीम कोर्ट कोई एक्शन ले सकती है या नहीं ले सकती है। इस क्लास में यही समझेंगे। क्लास में अगर आखिरी तक आप बने रहेंगे तो आपको एक अच्छा सा सवाल मिलेगा जिसका जवाब आपको लिखकर भेजना होगा। माफी चाहता हूं, पिछले 2-3 क्लासेस के सवाल का जवाब मैं भी नहीं दे पाया हूं, लेकिन आज कमेंट में रिप्लाई करके मैं सबका जवाब दूंगा। और अगली जब वीडियो रिकॉर्ड होगी तो उसमें वीडियो के द्वारा भी आपका नाम सहित जवाब दिया जाएगा, ठीक है ना? तो आइए समझते हैं। किसान बिल एकदम आसान भाषा में समझेंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट में इस पर कोई बहस हो सकती है, क्या ये कोई संविधान का कोई हनन हुआ है, या मतलब क्या उससे रिलेटेड कोई चीज है, तो उसको समझेंगे। किसान बिल की संवैधानिकता। ठीक है, अब इसको 2 आधार पर हमें जांचना होगा। एक तो विषय वस्तु के आधार पर, अभी मैं समझा रहा हूं इसका मतलब क्या है, और दूसरा जो होगा वो प्रक्रिया के आधार पर। ठीक है ना? विषय वस्तु का मतलब कि बिल में जो कंटेंट लिखा हुआ है, क्या उसमें कोई ऐसी गड़बड़ी है जिसको चैलेंज किया जा सकता है या जुडिशियल रिव्यू जिसका हो सकता है। और प्रक्रिया का मतलब कि जिस प्रक्रिया के द्वारा बिल को पास करवाया गया, क्या उसमें कोई समस्या है, इसको भी हमें समझना है कि इन दोनों में क्या सरकार ने कोई खामियां छोड़ी हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट कोई एक्शन ले सकता है, या कोई कमी नहीं, या किया क्या सरकार ने, ये हमें समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले विषय वस्तु को हम समझते हैं कि विषय वस्तु को लेकर के क्या प्रॉब्लम है। तो आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में संघीय गुण है, मतलब कि भारत एक संघ है, एक यूनियन है। और संघ की परिभाषा यह होती है कि संघ कई छोटे छोटे इकाइयों का समूह होता है। तो भारत सरकार जो है एक एज ए सेंटर के रूप में काम करता है, और उसकी इकाइयों के रूप में राज्य की सरकारें काम करती हैं। ठीक है ना? तो संघ में क्या होता है कि दोनों की शक्तियों में विभाजन होता है, यानी कि केंद्र को फला 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 शक्ति दे दी गई है और राज्य की ये शक्तियां हैं, यानी कि दोनों की शक्तियों में स्पष्ट विभाजन होता है, और वो रिटन फॉर्म में होता है कि ये शक्तियां केंद्र के पास हैं और ये शक्तियां राज्य के पास हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे किसी विदेशी मामले की बात करना या सेना का कोई एक्शन लेना, ये सारी चीजें किसकी होती हैं? ये होती हैं केंद्र सरकार के पास में। लेकिन पुलिस स्टेट के पास होती है, यानी कि पुलिस पर कोई भी कानून बनेगा, कोई भी विधि बनेगी, तो उसको कौन बनाएगा? उसको स्टेट बनाएगा, राज्य बनाएगा। तो ये क्या है कि उनका अलग अलग विभाजन है। तो इसको सूची में बांट दिया गया कि चूंकि देश में कानून बनाना है तो संसद भी कानून बनाती है और विधानमंडल भी कानून बनाता है। तो किसको कौन सी विधि बनाने का अधिकार है, या पावर है, या अथॉरिटी है, प्राधिकार है, इसको सूचीबद्ध कर दिया गया कि फला फला चीज पर फला व्यक्ति जो है संघ बनाएगा, केंद्र सरकार बनाएगा, और फला पर राज्य सरकार बनाएगा। ठीक है, तो इसके लिए 3 सूचियां बनाई गई। राज्य सूची,
केंद्र सूची और समवर्ती सूची। तो राज्य सूची में वो विषय होते हैं जिस पर केवल राज्य ही कानून बना सकता है, जैसे पुलिस। केंद्र सूची का मतलब कि जो विषय केंद्र सूची में है उस पर केवल केंद्र सरकार ही बना सकती है कानून। और समवर्ती सूची में ऐसे विषय रखे जाते हैं जिन पर दोनों बना सकते हैं, लेकिन यहां पर केंद्र को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर किसी विषय पर कानून विधानमंडल भी बनाता है और केंद्र सरकार यानी कि संसद बनाता है, तो प्राथमिकता संसद के कानून को दी जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि जो इंडिया का संघवाद है वो एक जो है यूनिफॉर्मिटी, एकात्मकता की ओर झुका हुआ है। ठीक है, वो क्या है, एकात्मकता की ओर थोड़ा झुका हुआ है, मतलब सेंट्रलाइज ज्यादा है, उसके सेंटर के पास पावर थोड़ा ज्यादा है। तो ये बात सही है। तो जो समवर्ती सूची है उस पर दोनों बना सकते हैं, लेकिन जैसे शिक्षा है आपका, तो शिक्षा पर राज्य भी बनाता है और केंद्र भी बना देता है। तो इसलिए जो सूची जो है समवर्ती है उस पर कानून दोनों बना सकते हैं। अब हम चूंकि किसान बिल को समझ रहे हैं, तो किसान बिल में जो 3 बिल हैं वो किससे जुड़े हुए हैं? वो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, ट्रेड एवं कॉमर्स से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई और प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं। तो हमें यह समझना है कि ये जो विषय हैं इस पर कानून बनाने का अधिकार आखिर है किसका। ठीक है ना। तो जो राज्य सूची का 14वां उपखंड है, इसमें लिखा हुआ है कि एग्रीकल्चर जो है किसका विषय है? राज्य सूची का विषय है। ठीक है ना। इसी में 26 जो इसका उप प्रावधान है, जैसे उसमें जो सूची बनी हुई, जो 26 नंबर पर जो बात लिखी हुई है उसमें है कि जो ट्रेड एंड कॉमर्स होगा, ठीक है, इसमें इन स्टेट। ठीक, तो यानी कि राज्य के अंदर जो ट्रेड और कॉमर्स होगा उस पर कानून कौन बनाएगा? राज्य सरकार बनाएगी, यानी कि राज्य सूची का विषय है। इसके अलावा प्रोडक्शन, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन, इस पर कानून कौन बनाएगा? राज्य सरकार बनाएगी। ठीक है ना। तो अभी जो वर्तमान में बिल आया है, पिछली क्लास में जो किसान बिल पर स्पेशल थी उसमें हमने समझा होगा कि जो बिल है वो इन्हीं सबसे रिलेटेड है। एग्रीकल्चर, यहां पर कल्चर की स्पेलिंग आप सही कर लेंगे, ठीक है, एग्रीकल्चर, और ट्रेड एंड कॉमर्स और प्रोडक्शन, सप्लाई एवं डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना। तो ये जो सारी चीजें तो राज्य सूची का विषय है। तो क्या ऐसा है कि केंद्र सरकार ने जानबूझकर संविधान का उल्लंघन किया है? ऐसा नहीं है। ठीक है, देश आजाद हुआ और देश के आजादी के साथ ही किसान, मजदूर, उनसे एक वादा किया गया था कि उनको सामाजिक न्याय मिलेगा। ठीक है, उनको आजादी के बाद में उनकी जो जीवन शैली उसमें सुधार होगा। देश तो आजाद हो गया, लेकिन जो है जिम्मेदारी प्रथा नहीं समाप्त हुई थी, सामंतवादी प्रथा समाप्त नहीं हुई थी। पंडित नेहरू उस वक्त देश के प्रधानमंत्री थे और समाजवादी व्यक्ति थे। वो इस बात में विश्वास करते थे कि संसाधन का एक तार्किक वितरण हो ताकि व्यवस्थाएं सबके लिए उस तरीके से रिस्पॉन्सिबल हो सके। ठीक है, और सबको सबका अधिकार मिल सके। तो इसलिए नेहरू जी ने कई प्रयास किए। पहले ही संविधान संशोधन में उन्होंने भूमि सुधार किया और उसको 9th शेड्यूल में डाल दिया, यानी कि 9वीं अनुसूची में डाल दिया। और 9वीं अनुसूची इस प्रकार की अनुसूची है जिस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या में यह बात आया कि विशेष परिस्थितियों में 9th शेड्यूल पर भी जुडिशियल रिव्यू हो सकती है, ये बात की बात है। लेकिन आमतौर पर जुडिशियल रिव्यू 9th शेड्यूल में जो चीजें हैं उस पर नहीं होता है। तो नेहरू जी का यह प्रयास था
कि चूंकि जो हम जमींदारी को लेकर के कानून बना रहे हैं, तो देश के जो छोटे मोटे बड़े जमींदार हैं वो प्रेशर बनाना शुरू करेंगे, वो कोर्ट जाएंगे, वो पॉलिटिकल प्रेशर बनाएंगे। तो उन्होंने जिम्मेदारी प्रथा भूमि सुधार को क्या किया, 9 शेड्यूल में डाल दिया कि इस पर कोई जुडिशियल रिव्यू हो ही ना पाए। तो ये उनकी एक मंशा थी कि एक जो है एक न्यायप्रिय समाज की स्थापना हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं कोई नेहरू के फेवर में होकर के बोल रहा हूँ, जो घटनाक्रम है वो बता रहा हूँ। अभी आपको लग रहा है कि मैं नेहरू के फेवर में बोल रहा हूँ, कुछ देर बाद आपको लगेगा कि मैं मोदी के फेवर में बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैं किसी की फेवरिज्म की बात नहीं है, जो घटनाक्रम है मैं आपको बता रहा हूँ। तो 1954 में क्या हुआ, 1954 में तीसरे संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, तीसरे संविधान संशोधन के द्वारा एक प्रावधान जोड़ दिया गया और उसको समवर्ती सूची में जोड़ा गया। ठीक है, और समवर्ती सूची की जो सूची उसमें 33 नंबर पर उस बात को मेंशन कर दिया गया, और वो प्रावधान ये था कि अब केंद्र सरकार अगर चाहे तो वो इन सब विषयों पर भी कानून बना सकती है। ये संविधान संशोधन नेहरू जी ने 1954 में ही कर लिया था। इसी संविधान संशोधन का फायदा मोदी गवर्नमेंट ने उठाया। ठीक है ना, तो इससे हुआ क्या कि अब ये विषय समवर्ती सूची में मेंशन हो गया। कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर समवर्ती सूची के किसी विषय पर कानून बना है तो उस पर संसद के द्वारा बनाया गया कानून सर्वोपरि माना जाएगा। अगर उसके जो कानून बना है उससे हो सकता है कि विधानमंडल डिफर करे, लेकिन जो संसद का कानून है उस पर्टिकुलर विषय पर वो ज्यादा तवज्जो दी जाएगी उसको। ये व्यवस्था समवर्ती सूची का है। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि इस पर कानून केंद्र सरकार बना सकती है, इसका प्रावधान कोई नया नहीं हुआ है, ये 1954 से ही शुरू हो गया था। और एसेंशियल एवं कमोडिटी एक्ट जो है, जो कि इस फार्म बिल में भी है, इसको नेहरू जी ने उस वक्त जो है इस संशोधन करने के बाद ही लागू किया था। क्योंकि तब तक क्या था, मूल संविधान में क्या था कि ये सारी चीजें क्या थी, ये सारी चीजें मूल संविधान में राज्य सूची का विषय है, यानी कि इस पर केवल राज्य कानून बना सकता है। लेकिन जब नेहरू को लगा कि जो स्टेट है, वहां की जो पॉलिटिकल सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को खींचातानी में लगे हुए हैं और नहीं बन पा रहा है, और सामाजिक न्याय का जो वादा किया गया था वो स्थापित नहीं हो पा रहा है, तो उन्होंने संशोधन करके इस पावर को अपने हाथ में लिया। और उसके बाद में एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1953 वाला भी आप जानते हैं कि उसमें संशोधन करने के बाद अभी मोदी गवर्नमेंट कर रही है, जो कि फार्म बिल का तीसरा बिल है। ठीक है, तो ये किया नेहरू ने। तो इस प्रकार से आप ये समझ सकते हैं कि विषय वस्तु को लेकर के कोई ऐसी बात नहीं है, कोई चैलेंज नहीं हो सकता है। चैलेंज करने के लिए कोई जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट किसी को मना थोड़ी करेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई सुनवाई नहीं करेगा। क्योंकि ये जो दो प्रावधान है, अगर आप कभी गूगल करके देखेंगे तो यहां पर जहां ये प्रावधान लिखे हुए हैं राज्य सूची में, वहां पर ये लिखा हुआ है कि अनुच्छेद नहीं, समवर्ती सूची के एंट्री नंबर 33 के अधीन रहते हुए इस पर कानून बना सकती है राज्य सरकार। ठीक है ना, यानी कि राज्य सरकार कानून बनाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्रीकल्चर पर बनाए, प्रोडक्शन पर बनाए, डिस्ट्रीब्यूशन पर बनाए, ये सब कर सकती है, लेकिन उसका कोई भी ऐसा कानून जो है इसके अंतर्गत बाहर नहीं जा सकता है। यानी कि वो संसद के द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के खिलाफ नहीं हो सकता है, उल्टा नहीं हो सकता है। ये मेंशन है इसी राज्य सूची में। तो विषय वस्तु को लेकर के कोई समस्या नहीं है, कोई एक भी तर्क नहीं बनता है जिससे सुप्रीम कोर्ट में 10 मिनट भी ये मुकदमा चल पाए कि मोदी गवर्नमेंट ने बिल के विषय वस्तु को लेकर के कोई हेरफेर किया है। ठीक है ना, अब उसमें क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां, इस पर मैंने पिछले भी वीडियो में बात की थी और आगे भी अगर जरूरत पड़ेगी तो उस पर बात करेंगे। अब समझते हैं कि प्रक्रिया को लेकर के क्या समस्या है। विषय वस्तु को लेकर के कोई समस्या नहीं है, यह आपने देख लिया।
अब प्रक्रिया को लेकर के क्या समस्या है ये देखते हैं। क्या प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी की मोदी सरकार ने, ये हमें समझना है। 20 सितंबर 2020 का जो दिन है वो भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन ये 3 बड़े बिल राज्यसभा से पास हुए और हो हंगामा शोर से पास हुए। मैं आपको ईमानदारी से एक बात बता रहा हूं कि अगर इस ये पैंडेमिक की स्थिति ना होती तो ये जो अभी आप हंगामा दिल्ली में देख रहे हैं, जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ये उसका 1% भी नहीं है। पूरे देश में भयंकर प्रोटेस्ट होता, क्योंकि जब भी कोई बड़े रिफॉर्म होते हैं तो उसका विरोध होता ही होता है। और ऐसा नहीं है कि इस बिल में कोई ऐसी खतरनाक चीज है कि बिल्कुल से सारी व्यवस्थाएं ही ध्वस्त हो जाएंगी। हाँ, कुछ संशोधन की आवश्यकता है, उस पर बात करनी चाहिए, उस पर सवाल उठाइए आप, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सब कुछ एकदम से खत्म हो जाएगा, छीन लिया जाएगा। हालांकि किसान का अपना अधिकार है कि वो अपनी बात को रखें, वो शांतिपूर्ण तरीके से रख रहे हैं, तो सरकार की जिम्मेदारी भी है कि उनकी बात को सुने। ठीक है, अब प्रक्रिया को लेकर के देखते हैं कि प्रक्रिया को लेकर के क्या समस्या है। तो सबसे पहली जो समस्या खुल करके सामने आई जिस दिन ये गतिरोध हुआ पूरा राज्यसभा में, मेजॉरिटी को लेकर के, यानी कि बहुमत को लेकर के। ठीक है ना, क्योंकि लोकसभा में बिल को पास करवा लिया गया इजीली, ये बहुत ही इजी काम था वर्तमान सरकार के लिए। लोकसभा में उसका एकदम धुआंधार बहुमत है, कोई दिक्कत नहीं है, रात में, दिन में, दोपहर में कभी भी वो पास करवा लें। तो उन्होंने बहुत ही इजीली लोकसभा में पास करवा लिया। प्रॉब्लम जो थी वो राज्यसभा में थी, क्योंकि राज्यसभा में वर्तमान में 242 के आसपास का स्ट्रेंथ है, यानी कि 242 सांसद हैं। तो कोई बिल पास करने के लिए आपको कम से कम 122 विधायक आपको चाहिए होता है। ठीक है ना, क्योंकि 121 दूना 242, यानी कि 242 प्लस होने के लिए 122 विधायक सांसद अगर आपके पक्ष में है राज्यसभा के, तो आपका बिल पास हो जाएगा। लगातार दूसरा टेन्योर पूर्ण बहुमत से बनाने के बाद में एनडीए की जो स्थिति है अभी राज्यसभा में, वो 111 से 112 के आसपास है। ठीक है, जो मोदी के नेतृत्व में सरकार चल रही है उसका जो बहुमत है राज्यसभा में वो भी नहीं है। कम से कम वो 10 से 11 सांसद कम पड़ते हैं उनके, ठीक है, किसी बिल को पास करवाने के लिए। लेकिन रिवायत ये है, और ये ऐसा नहीं कि बीजेपी की सरकार है तो उसमें हो रहा है, आजादी से लेकर के रिवायत ये रही है कि जब जरूरत राज्यसभा में होती है तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों से बातचीत करके, समिति बना करके, कुछ पॉलिटिकल पार्टियों का किसी पर्टिकुलर बिल पर समर्थन ले लिया जाता है, या अगर वो नाराज हैं, वो विशेष रूप से उनका कोई ऊंट कट रहा है, उससे उनका कोई नुकसान हो रहा है, तो वो पीछे हट जाते हैं, यानी कि वोटिंग में भाग ही नहीं लेते हैं। तो कई तरीके होते हैं बिल को पास करवाने के लिए। 20 सितंबर के दिन की जो स्थिति थी, उस दिन करीब 105 के आसपास जो है सांसद मौजूद थे एनडीए के राज्यसभा में, और कई सारी पार्टियों ने वॉकआउट कर दिया, जैसे कि एनसीपी ने वॉकआउट किया, वो बाहर चले गए। शिवसेना लोकसभा में समर्थन में थी इस बिल के, लेकिन राज्यसभा में वो बाहर चले गए। ठीक है ना, वो उसके समर्थन से बाहर चले गए। और आंध्र प्रदेश की वाईएसआर की सरकार जो है, कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन था कि ये समर्थन में आएंगे कि नहीं आएंगे। के चंद्रशेखर राव तो खुला विरोध कर रहे थे। तो इस प्रकार कहीं ना कहीं एनडीए में भी एक संदेह था कि बिल पर जो है अगर वोटिंग होती है तो क्या स्थिति बन पाएगी, क्या ये पास होगा कि नहीं होगा। अच्छा, एक प्रॉब्लम ये है कि सरकार इतनी जल्दबाजी में क्यों, ये सवाल है ना, कि इतनी जल्दबाजी में सरकार है क्यों, वो क्या चाहती है, इतना जल्दबाजी क्यों कर रही है। तो इसका जवाब बहुत सिंपल सा है। देखिए, ये बड़ा कानून है और सरकार को इसको ऐसे समय पर पास करवाना था जब इसका विरोध कम से कम, और पैंडेमिक से अच्छी इसके लिए कोई स्थिति थी नहीं। तो इसीलिए वो एक अध्यादेश ले आए थे और उस अध्यादेश को इन्होंने क्या किया था, लागू कर दिया था। भारतीय संविधान में अध्यादेश की व्यवस्था है आर्टिकल 123 में। अध्यादेश भी एक प्रकार का कानून होता है, और ये ऐसे समय में लाया जाता है जब संसद का सत्र ना चल रहा हो और किसी विशेष कानून की आवश्यकता हो देश में, तो अध्यादेश लाया जाता है। और इसे जारी कौन करता है? आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति जारी करता है, और आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल जारी करता है।
ठीक है, अभी हम इसकी प्रक्रिया पर आते हैं। ये सरकार इतनी जल्दी में क्यों है? जो प्लानिंग आपने देखा कि सरकार ने बहुत जल्दी कोशिश किया कि नहीं आज ही हो जाए, 20 सितंबर के दिन संडे था, लेकिन उस दिन भी जम के सरकार ने काम किया। तो हड़बड़ाहट की वजह क्या थी उसको समझ लेते हैं। तो जो अध्यादेश ये जून में ही ले आए थे, अध्यादेश उन्होंने लाया और उसको लागू कर दिया। तो नियम यह है कि जब कोई अध्यादेश लाया जाता है तो व्यवस्था यह है कि जब सदन फिर से बैठेगा, यानी कि जब यह अध्यादेश जून में लाया गया उसके बाद में मानसून सत्र जो है चलना था, जिस सत्र में यह बिल अभी पास हुआ है ये मानसून सत्र चलना था। तो यानी कि इसी मानसून सत्र में इसको पास होना है, क्योंकि 6 सप्ताह से मानसून सत्र या जो है अध्यादेश लाने के बाद में जो अगला सत्र आता है उसके 6 सप्ताह के भीतर ही उस बिल को पास करवा लेना होता, नहीं तो वो अपने आप खत्म हो जाता है। संविधान की व्यवस्था है। तो सरकार के पास विकल्प कोई था नहीं। हालांकि सरकारें करती हैं, जब उनको मजबूरी होती है तो फिर से ऑर्डिनेंस जारी कर देती हैं, यानी कि वो ऑर्डिनेंस समाप्त हुआ तो दूसरा ऑर्डिनेंस जारी कर देती हैं, ये उनके पास होता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक हठधर्मिता हो जाती है कि नहीं आप बार बार ऑर्डिनेंस क्यों लेकर के आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी इस पर कई बार गाइडलाइन दे चुका है कि ऑर्डिनेंस का प्रयोग विशेष परिस्थितियों में किया जाए, सामान्य परिस्थिति में न किया जाए। जब सदन चल रहा है तो आपको कोई बिल पास करवाना है, आप वहां पर पेश कीजिए और उसको पास करवा लीजिए। तो सरकार उससे बचना चाह रही थी, इसलिए बहुत जल्दबाजी में थी। तो बहुमत का जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं लगभग सरकार के पक्ष में था, क्योंकि कई पार्टियां वॉकआउट कर जाती और 107 108 वोट पे आराम से सरकार का बहुमत हो जाता। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को भी इस बात का डर लग रहा था, क्योंकि जो और पॉलिटिकल पार्टियां थी कि वो कहीं धोखा ना दे और जो है बिल अटक जाए फिर से। एक समस्या आती है ध्वनिमत की, कि ध्वनिमति क्या है, ध्वनिमत क्या है और इस बिल को ध्वनिमत से सरकार ने क्यों पास करवाया, ये एक समस्या का विषय है। हो सकता है कि मीडिया वाले चिल्ला रहे ध्वनिमत से पास करवा लिया, ध्वनिमत से पास करवा लिया, सांसद चिल्ला रहे, क्या है ध्वनिमत, क्या भला है, समझ लीजिए। तो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए मैं सदन का स्पीकर हूं, देखो एकदम गर्व से कह रहा हूं, और मुझे कोई बिल पास करवाना है, तो जितने लोग बैठे हैं बोलूंगा भैया कितने लोग पक्ष में हैं, हाथ खड़ा कर दिए, फला फला पक्ष में है। विपक्ष में कितने लोग हैं, उतने लोग विपक्ष में हैं। अब सभापति का काम यह है कि वो काउंट कर ले कि फला फला व्यक्ति पक्ष में है, फला फला व्यक्ति विपक्ष में है। उसी आधार पर वो कह देता है कि जो फला बिल पास हो गया, ये फला बिल पास नहीं हुआ, ठीक है। तो ये उसी आधार पर वो कह देता है, ठीक। तो ध्वनिमति का सिंपल सा मतलब यही होता है। अब जो विपक्षी पार्टियां हैं जो विरोध कर रही हैं, जो कह रही हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे क्योंकि सरकार ने वोटिंग नहीं करवाया, तो वो उसके विपक्ष में सरकार का कहना यह है कि चूंकि पैंडेमिक की वजह से हर सांसद अपनी सीट पर नहीं बैठता, उसको थोड़ा थोड़ा दूर बैठाया जाता है। अच्छा, वोटिंग का नियम राज्यसभा में यह है, जो उसका प्रोसीजर है कि हर सांसद अपने सीट पर बैठ करके ही वोट कर सकता है। सरकार ये आर्गुमेंट दे रही है कि चूंकि हर सांसद अपनी सीट पर बैठा ही नहीं था वो सीट पर, तो वोटिंग नहीं हो सकती है, इसीलिए ध्वनिमत से हमने पास करवा लिया। तो यहां पर एक संदेह उत्पन्न होता है कि क्या इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है कि सरकार ने नियम का पालन नहीं किया। तो जाने को आप चले जाइए, लेकिन कुछ होगा नहीं, क्योंकि आर्टिकल 122 भारतीय संविधान का आर्टिकल 122 कहता है कि सदन के अंदर कोई भी कार्रवाई जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत नहीं आएगी, यानी कि उसकी न्यायिक समीक्षा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो सकती है। यानी कि विधानमंडल में, राज्यसभा में, लोकसभा में, सदन में जो भी कार्यवाही हुई है उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है, यानी कि उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता है। इस मामले में सदन को संप्रभुता प्रदान की गई है, यानी कि कोई भी उंगली नहीं कर सकता। तो ये अनुच्छेद एकदम साफ साफ, तुरंत जज बोलेगा कि भाई क्या है ये अनुच्छेद, कह रहा है कि हम उस पर कुछ नहीं कर सकते। ध्वनिमत से पास तो पास, अगर सभापति ने लिख दिया कि ध्वनिमत से पास तो पास, उस पर कोई बहस नहीं हो सकती। इस पर अलग से आप बहस कर लीजिए कि क्या इसकी सुधार की जरूरत है संविधान में, ये अलग बहस का मुद्दा है। लेकिन वर्तमान में संविधान में ऐसी व्यवस्था है कि आप इसे खारिज नहीं कर सकते हैं, यानी कि ये क्वेश्चन मार्क इस पर, इस आधार पर नहीं लग पाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है
कि इस आधार पर भी सुप्रीम कोर्ट में सरकार के इस बिल को चैलेंज नहीं किया जा सकता है, ये टिकेगा नहीं मुकदमा। ठीक है, अब पूरा जो मामला है उसको और आसानी से इस तरीके से आप समझ लीजिए कि सरकार ने भले ही जल्दबाजी में काम किया, थोड़ा सा दिखाया कि मैं मजबूत हूं, मैं कर लूंगा, इस तरीके से वो पेश आए, लेकिन क्या राज्यसभा में अगर बिल पास ना होता तो मान लीजिए कि ना पास होता, वैसे संख्या पर्याप्त थी पास करवाने की, अगर सरकार वोटिंग भी करवाती तो बहुत इजीली पास हो जाता। मान लीजिए कि एक कंडीशन ऐसा बनता कि राज्यसभा में बिल पास ना होता, तो क्या सरकार हार जाती? अरे एकदम गारंटी के साथ पास करवा लेती। कैसे पास करवा लेती? एक व्यवस्था है देश में, देश के संविधान में ज्वाइंट सीटिंग की व्यवस्था है। जब कोई बिल गतिरोध में चला जाता है, यानी कि लोकसभा ने पास किया, राज्यसभा ने उसको रोक लिया, राज्यसभा ने पास किया, लोकसभा ने उसको रोक लिया, तो नियम यह होता है कि उपसभा जो सदन का सभापति होता है वो ज्वाइंट सीटिंग की मांग करता है। फिर दोनों सदन के अप्रूवल के बाद में राष्ट्रपति जो है अपना जब अप्रूवल दे देता है तो ज्वाइंट सीटिंग होता है। अब ज्वाइंट सीटिंग में एकदम सिंपल वोटिंग होता है, सिंपल मेजॉरिटी से बिल को पास करवा लिया जाता है और टोटल संख्या के आधार पर होता है। अब अगर टोटल संख्या निकालने आप जाएंगे लोकसभा में और राज्यसभा में तो बीजेपी इतनी इजीली उसको पास कर लेगी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। मात्र 393 विधायक सांसद की उसको आवश्यकता पड़ेगी और 353 तो एनडीए के पास खुद है। मान लीजिए शिरोमणि अकाली दल, शिवसेना आदि कुछ छोटे मोटे दल हैं वो नाराज हैं, तो 20-22 सीट आप घटा दीजिए, 330 तो उनके पास खुद है। बाकी अगर कुछ वॉकआउट कर गया या कुछ और पार्टियों ने समर्थन दे दिया तो उनके लिए जो है ज्वाइंट सीटिंग में अपना बहुमत प्रूव करना दाएं बाएं हाथ का खेल है, बहुत इजीली कर लेते। लेकिन सरकार जल्दबाजी में इसलिए थी क्योंकि इसी पैंडेमिक में उस काम को निपटाना चाह रही थी। तो पूरे कहानी का सार ये है कि भले ही कोई याचिका लेकर के सुप्रीम कोर्ट के पास जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस पर कुछ नहीं कर सकता है। वो सीधे सीधे बोलेगा कि इस बिल में कोई समस्या नहीं है, ना विषय वस्तु को लेकर के ना प्रक्रिया को लेकर के इसमें कोई जुडिशियल रिव्यू की गुंजाइश नजर नहीं आती है। तो ये था पूरा किसान बिल का संवैधानिकता का पक्ष। इसके संवैधानिकता को लेकर के, लीगलिटी को लेकर के कोई बहस नहीं हो सकती है। हाँ, नैतिकता के आधार पर सरकार ने क्या अच्छा किया क्या बुरा किया ये व्यक्तिगत बहस हो सकती है, आप हम कर सकते हैं, लेकिन लीगल बेस पर, कॉन्स्टिट्यूशनल बेस पर कोई बहस नहीं हो सकती है। सब कुछ प्रावधान के तहत है। अब भले ही कानून का सरकार ने चालाकी से फायदा उठाया, लेकिन कानून है, लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट में इस पर रिव्यू नहीं हो सकता है। इस बिल पर जो भी होगा वो सरकार ही कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के पास जो है कोई अधिकार इसमें बचता नहीं करने को। तो ये था पूरा जिसमें आपने किसान बिल की संवैधानिकता को समझा। आपको कैसा लगा ये आपको कमेंट करके बताना है। क्या आपके दिमाग में अभी भी किसान बिल को लेकर भी कोई समस्या है, कोई सवाल है, तो उसको आप मेंशन करके पूछ लीजिए, उसका भी जवाब दे दूंगा। और अगर मुझे लगेगा कि कुछ और वीडियो बनाना चाहिए उसको समझाने के लिए, क्योंकि देखिए ये मुद्दा बड़ा है, आपके जीएस पेपर 3 का हिस्सा है। जो आप यूपीएससी का मुख्य परीक्षा होगा उसमें जो जीएस 3 है, एग्रीकल्चर वाला पार्ट, इकोनॉमी वाला पार्ट है, वहां इसे सवाल आएंगे और इससे जोड़ करके आपको लिखना भी होगा। तो ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जरूरत होगी तो फिर से एक नया क्लास बना करके भी आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक सवाल नोट कर लीजिए जिसका जवाब आपको लिखना है और उसके बाद में उस पर हम बात भी करेंगे, ठीक है। चलो सवाल नोट कर लीजिए और इसका जवाब आपको बस 2-3 लाइन में कमेंट में लिख देना है। अध्यादेश क्या होता है? भारतीय संविधान में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अध्यादेश की चर्चा की गई है? तो
तो अगर आपने क्लास को ध्यान से देखा है, सुना है, समझा है, तो आपको ये पक्का पता होगा। इससे आपका पीसीएस या ऑनलाइनर एग्जाम के एक सवाल तैयार हो जाएंगे। इस सवाल का जवाब आप जरूर लिखिएगा, और जो सबसे बेहतरीन 2 लाइन लिखेगा उसके जवाब को हम पढ़ेंगे भी वीडियो में, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, किसी अन्य मुद्दे की बात करेंगे। धन्यवाद। बहुत जल्द आ रही है ओनली न्यूज ग्रुप की न्यूज मैगजीन द न्यूज ओशन, जहां आपको मिलेगी हर खबर सच की तह तक।